बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 7th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक, जिसका नेम है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था पहले टॉपिक में, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है जो कि डिसऑर्डर्स को बताता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बीमारियां हो सकती हैं या उसके क्या मसाइल हो सकते हैं, उस बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है। सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स आर, कुछ जो आम है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स या मसाइल प्रॉब्लम्स, उनमें सबसे पहले नंबर पे है डायरिया। ठीक है, इसको डायरिया पढ़ना है बेटे। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। डायरिया है सबसे पहले, उर्दू में इसको कहते हैं पेचस वगैरह, पेचश कहते हैं, इस हाल भी कहते हैं इसको। हार्ट बर्न है दूसरे नंबर पे। हार्ट बर्न का मतलब बेटे कि सीने में जलन वगैरह का होना या मैदे में जलन होना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आप लोगों को आम भी ज़िंदगी में सुनते रहते हैं, जिसे कब्ज़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अल्सर। अल्सर को अगर आप आसान ज़ुबान में या उर्दू में समझे तो इसको नासूर कहते हैं, लेकिन और भी इससे आसान लफ्ज़ है फोड़ा, जिसे हम फोड़ा कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। इसके बाद है गैस ट्रबल। गैस ट्रबल का मतलब है कि इंसान के बॉडी में जो है वो गैस का मसला हो जाए, एक्सेट्रा। यानी ये इसके कॉमन डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। हियर वी शैल डिस्कस डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। अब यहाँ पे इन सारे इश्यूज़ में से, सारे डिसऑर्डर्स में से सिर्फ 2 डिसऑर्डर्स के बारे में जो एक्सप्लेन हम जो है वो करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तफसील से। सबसे पहला डिसऑर्डर है डायरिया। तो डायरिया क्या है बेटे? डायरिया इज़ पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस। जैसे इससे पहले टॉपिक में भी मैंने बताया था कि फीसिस का मतलब होता है पखाना। तो डायरिया क्या है? पासिंग, बहना या निकलना, सेमी लिक्विड फीसिस, यानी जो पखाना होता है वो सेमी लिक्विड हो, वो ठोस ना हो, वो माए ना हो। ठीक है, यानी पानी की तरह ना हो और बहुत ठोस हालत में ना हो, सेमी लिक्विड हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि इसको डायरिया हो गया, या इसको पेचश हो गए हैं, पेचश भी कहते हैं। ये लफ्ज़ जो है उर्दू में पेचश है, शीन के साथ है, इस हाल भी कहते हैं इसको। इट मे बी काज्ड बाय एन इन्फेक्शन, इसकी वजह कोई इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, इन्फेक्शन क्या है? अगर अंग्रेज़ी में इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन द बॉडी। जो जर्म्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाना बॉडी में या उनका दाखिल हो जाना बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन, उसे इन्फेक्शन कहते हैं। ईटिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड, ये एक और रीज़न है, एक और वजह है डायरिया की कि कॉन्टेमिनेटेड फूड खा लेना, यानी ऐसा खाना खा लेना जिसमें मक्खियाँ वगैरह बैठी हों, या सिंपल ज़ुबान में अगर कहें तो जर्म्स वाला खाना खाने से भी डायरिया हो जाएगा या हो सकता है। आर रिएक्शन टू सम मेडिसन, किसी दवाई के खाने से आपको रिएक्शन हो गया हो, और जस्ट एंग्जाइटी, या एंग्जाइटी से भी हो जाता है। एंग्जाइटी का मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तब भी आपको जो है वो डायरिया हो सकता है। और एक्साइटमेंट, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप, तब भी जो है वो डायरिया हो सकता है आपको। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर, डायरिया के जो सबसे कॉमन जो आम सिम्टम्स हैं या उनकी अलामात हैं, यानी जिससे हमें पता चल सकता है, या कोई भी डॉक्टर हजरात के पास अगर हम जाते हैं तो वो पूछते हैं भी क्या हुआ आपको, क्या क्या हो रहा है, तो वो सिम्टम्स पूछ रहा होता है। तो सिम्टम से फिर वो डायग्नोस करता है कि भाई आपको क्या इशू हो सकता है। तो जो डायरिया के कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है बेटे पेट के अंदर से दर्द होना। ठीक है, बेली भी बोलते हैं, बेली कहते हैं हम पेट को बाहर वाले, यानी बाहर वाले साइड से अगर पेट की बात करें उसे हम कहते हैं कि ये बेली है जी। और अगर अंदर से बात करें, इंटरनल जो बेली है या अंदरूनी सतह जो होती है या अंदरूनी तरफ से जो पेट होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमिनल पेन यानी पेट का दर्द जो हो सकता है। क्रैम्पिंग हो सकता है। ठीक है, क्रैम्पिंग का मतलब भी दर्द में ही आप इसको ले सकते हैं कि ये दर्द है। ब्लोटिंग का मतलब होता है कि फूलना पेट का, अफारा भी कह देते हैं इसको। ठीक है, नोज़िया का मतलब होता है मतली बेटे कहते हैं इस कैफियत को कि आपको लग रहा हो ऐसे कि भाई मुझे उल्टी होने लगी है, अभी मुझे वॉमिट होने लगी है। ठीक है, तो ऐसी जो कैफियत होती है ना, उस कैफियत को नोज़िया कहते हैं। लूज़ मोशन हो जाते हैं आपको। ठीक है, यानी जो सेमी लिक्विड जो है वो फीसिस का बहना, ठीक है, या पखाने का बहना। फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स, फीवर बुखार का हो जाना, और ब्लडी स्टूल का मतलब होता है कि पखाना जिसमें ब्लड भी आए।
ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं डायरिया के। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि डायरिया की काजेज़ पढ़ी, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट लाइंस में हमने सिम्टम्स पढ़े उसके। फिर उससे बचने के क्या जो अलामा तरीके हैं वो भी हमें बताए जाएंगे अभी, ठीक है। डायरिया कैन बी फेटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। डायरिया जो है ये ख़तरनाक हो सकता है, मोहलिक हो सकता है अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटे पानी की कमी, ठीक है। अगर पानी की कमी हो रही है जिस्म में तो अगर डायरिया हुआ हो तो ये फेटल हो सकता है, यानी मोहलिक हो सकता है, आपको हलाक कर सकता है या आपकी जान भी जा सकती है। देयरफॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। तो करना क्या है, खुदा ना खास्ता अगर किसी को डायरिया हो गया तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी पानी ज़्यादा पीना है, लिक्विड ज़्यादा पीने हैं। लिक्विड फॉर्म में जो भी मशरूबात होते हैं उनको ज़्यादा पिएँ, जूस वगैरह हो गए, फ्रेश जूसेस हो गए, पानी हो गया, तो ये ज़्यादा आप लोगों ने इनटेक करना है इसको, यानी ज़्यादा पीना है। अदरवाइज डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस। अदरवाइज आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो फेटल हो सकती है या सीवियर कंडीशन में आपको ले जा सकती है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। अब इसका इलाज भी उन्होंने साथ ही बता दिया, एहतियात भी बताई, फिर साथ में अब हमें इलाज बता रहे हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं। या डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बेटे बेटियां ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तो आप आने वाले वक्त में इंशाल्लाह डॉक्टर्स भी बनेंगे। तो आप लोगों को अभी ये याद रख लेना चाहिए कि भाई इस क्लास में हमने क्या ये सिम्टम्स पढ़े थे, क्या जो है वो उसकी परहेज़ पढ़ी थी हमने, और क्या इसकी फिर प्रिस्क्रिप्शन क्या है, या इसका जो है वो डॉक्टर क्या इसकी जो है वो दवाई देते हैं, या डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई ये करना चाहिए। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स बेटे ऐसी मेडिसिन होती हैं या मेडिकेशन होती है जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं या वो स्लो डाउन कर देती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। अच्छा जी, यहाँ पे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया। डायरिया को जो है वो ट्रीट करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं। वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो। हम डायरिया से बच भी सकते हैं इन जो दी गई नसीहतें हैं या टिप्स हैं इन पे अमल करके। कैसे? सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है कि हमने करना ये है कि ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को हमेशा धोएं विद सोप, साबुन के साथ, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब भी आप टॉयलेट को बेटियां यूज़ करें तो ज़रूर जो है वो अपने हाथों को साबुन के साथ धोएं ताकि कोई जर्म्स वगैरह आपके हाथों में ना रह जाएं। और ख़ास तौर पे अपने नेल्स वगैरह को काट के रखें, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि नेल्स बड़े होते हैं, हम लोग साबुन से भी हाथ धोते हैं, लेकिन जो जर्म्स होते हैं वो नाखून के अंदर चले जाते हैं, वो नाखूनों के अंदर होते हैं। और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कोई लिक्विड फॉर्म में खाना होता है जिसमें हमारी उंगली डिप हो जाती है, या वो खाना हम ना भी डिप करें तो हम अपनी उंगलियों को जो है वो लिक करते हैं। जैसा कि खाना खाने के बाद हमें कहा जाता है कि भाई उंगलियों को लिक करना चाहिए, सुन्नत है। तो उस वक्त जो है वो अगर नाखून बड़े हैं और उसमें मैल वगैरह या वो जर्म्स हों तो वो हमारे मुंह के ज़रिए हमारे पेट के अंदर चले जाएंगे और फिर वो डायरिया होने का खदशा हो जाता है या डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर पे कहा जाता है बेटे हमें कि वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग खाएं या इस्तेमाल करें या पकाएं, उनको धोना है अच्छे तरीके से बिफोर कुकिंग और ईटिंग, खाने से या पकाने से पहले। ये माशाल्लाह मदर्स जो भी घर में खाना पकाती हैं वो इस बात का ख्याल रखती हैं कि वो सारी सब्जियों को पकाती हैं और फ्रूट को खाने से पहले ज़रूर जो है वो धोएं आप उसको। लेकिन बच्चे अक्सर इस बात का ख्याल नहीं करते। फ्रूट पड़ा होता है बास्केट में और वो उठा के खाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को, हम सभी को, कि हम लोग जो है वो फ्रूट को धोए बगैर ना खाएं। डोंट ईट अनकुक्ड मीट। बगैर पका हुआ गोश्त कभी ना खाएं। एंड एग्स और अंडे, ठीक है, अंडे को बगैर पकाए। पकाने का मतलब ये है कि या तो आप उसको फ्राई कर लें या बॉयल कर लें, इसके बगैर कच्चे अंडे ना खाएं, ठीक है। अनकुक्ड मीट ना खाएं और एग्स ना खाएं। इसके बाद है एक एक्टिविटी दी गई है, तो ये कहा गया है कि ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन अ चार्ट, डिस्प्ले दिस चार्ट इन योर क्लासरूम, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द पाथ ऑफ फूड इन द बॉडी विद योर क्लास फेलोज। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था बेटे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। आप इसी को चार्ट पे या जो वाइट पेज पे ड्रॉ कर लें और अपने क्लासरूम में आके आप ये प्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हैं या आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसी का एक टॉपिक है जिसका जो कि कॉन्स्टिपेशन है।
कॉन्स्टिपेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और डिसऑर्डर है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन है क्या? कहता है कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस, यानी जो पखाना होता है, वेस्ट होता है इंसानी जिस्म में से निकलता, वो या तो वो पेनफुल होता है, यानी इंसान को पेन फील होती है जब इंसान पखाना कर रहा होता है, या वो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है फीसिस को पास करना। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन के दौरानिए में, यानी कॉन्स्टिपेशन के दौरान अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो सम पर्सन्स में पास फीसिस 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक, यानी पूरे हफ्ते में या तो वो 3 दफ़ा या 3 से भी कम दफ़ा जो है वो स्टूल पास करते हैं। स्टूल पास करना भी डॉक्टर हजरात जो है वो इसको इस फॉर्म में लेते हैं कि भाई आपने स्टूल जो है वो कितनी दफ़ा पास किया, तो उसका मतलब भी यही होता है कि आपने जो है वो पाखाना कितनी दफ़ा किया। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, ये एक कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं। तो कहता है कॉन्स्टिपेशन इसकी वजूहात क्या हैं। ठीक है, वजह अब हमें बता रहा है कि पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लोगों में ये लोग जो है वो आदी होंगे इन चीज़ों के, या ये मसाइल होंगे उनके खाने पीने में या उनकी रूटीन में। कॉन्स्टिपेशन इज़ काज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, यानी लो इन फाइबर का मतलब ये होता है कि जिसमें फ़ाइबर कम हो, ऐसी खुराक जो कि लो फाइबर हो, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो, यानी खा पी के बैठे रहना सारा दिन। नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर, पानी ना पीना, मतलब जितना ज़रूरत है बॉडी को उतना पानी ना पीना। डिले इन गोइंग टू वॉशरूम, यानी ज़रूरत है, पेट में जो है वो प्रेशर है लेकिन वॉशरूम में वो नहीं जाए कोई भी, ETC। इस तरह की जो वजूहात बनती हैं कॉन्स्टिपेशन की। वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय, हम कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं किस तरह? अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, यानी आपके खाने पीने का जो एक प्रॉपर स्केड्यूल हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो। और खाने पीने में भी ये नहीं है कि आप एक ही तरह के खाने खा रहे हो, आप डिफरेंट जो है वो खाने खा रहे हो अकॉर्डिंग टू जो है वो जो ज़रूरत हो उसके मुताबिक जो है वो खुराक खानी है, और हर तरह का खाना खाना है। ये नहीं है कि एक ही तरह का खाना खाए, जैसे उन्होंने कहा कि लो फाइबर खाना खाने से भी ये कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज को रेगुलर करना। ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड को ज़्यादा खाना। ठीक है, जैसे फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं एंड सीरियल्स हैं। ठीक है, सीरियल्स का मतलब है अनाज, जैसे गंदम, मकई वगैरह, ये सीरियल्स होते हैं। इसी तरह ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसा कि 8 गिलास एक दिन में पीना, इससे अवॉइड कर सकते हैं हम कॉन्स्टिपेशन को। गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज, जब ज़रूरत हो या जब महसूस हो रहा हो कि भी वॉशरूम जाना चाहिए तो तभी जाना चाहिए। ठीक है, उस पर जो है वो डिले नहीं करना चाहिए उसको। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि बहुत अहम भी था, और ख़ास तौर पे मेडिकल फील्ड के लिए, कि जो आम हमारे, जैसा कि उन्होंने बताया भी कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वगैरह के। तो आप लोगों को अगर ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे तो डेफिनेटली आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता डायरिया की या कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स होंगे तो आप उसको बता सकेंगे। यहाँ पे एक टिडबिट भी है जिसको हम पढ़ लेते हैं अभी, कि लेमोनेड जिसे नींबू पानी भी कहते हैं हम, लेमोनेड कंटेन शुगर एंड साल्ट। नींबू पानी जब बनाते हैं तो उसमें चीनी भी होती है और साल्ट भी होता है। बोथ शुगर एंड साल्ट हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर इन द बॉडी, सो यूज़ ऑफ लेमोनेड इज़ गुड ड्यूरिंग डायरिया। अगर खुदा ना खास्ता डायरिया हो जाए तो उसमें नींबू पानी पीना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है या फ़ायदेमंद है। तो हमारा टॉपिक जो है वो आज का ख़त्म हो जाता है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एज सून एज़ पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।